आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रियासत इतना तोता चश्म आदमी निकलेगा। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर जगह, हर मुश्किल में मैंने उसका साथ दिया है और उसने पार्टनरशिप खत्म करने में 2 सेकंड नहीं लगाए। रियासत अंकल को तो कभी भी आपके साथ पार्टनरशिप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो तो शुरू से सिर्फ माया और समीर की एंगेजमेंट के लिए सब कर रहे थे। और आपने ऐसे शख्स की खातिर अपने बेटे को दांव पर लगा दिया। पता नहीं क्या बात है, कुछ दिनों से मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत फिक्रमंदी हो रही है मुझे समीर की तरफ से। नाम मत लो उसका मेरे सामने। ये जो कुछ भी हो रहा है सब उसी की मेहरबानी है। मेरे हर नुकसान का जिम्मेदार समीर ही है, जिसके लिए आज तुम्हारा दिल बिला वजह धड़क रहा है। दुनिया का कोई भी नुकसान बेटा खोने के नुकसान से बड़ा नहीं होता, और एक माँ का दिल बिला वजह अपने औलाद के लिए नहीं तड़पता। और ये बात कभी किसी ने भाई से भी जाकर कही है? कभी उनका दिल हमारे लिए तड़पा होगा? आई डोंट थिंक सो। वो तो उस गवार लड़की के लिए अपना हर रिश्ता भुलाकर वहां जा बैठे हैं। रियासत का फोन कैसे आ गया? जी जनाब, मुझे तो लगता था कि आप जिंदगी भर शायद हमारी बात ना हो। कैसे फोन कर लिया आपने? बड़ी हैरत हुई मुझे आपका नंबर अपने फोन पर देखकर। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि यहाँ कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। कल के दोस्त आज के दुश्मन, और आज के दुश्मन कल फिर साथी बन सकते हैं। फिलहाल तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक खबर देने के लिए फ़ोन किया था। कैसी खबर? वैसे खबर तो मुझे मिल ही चुकी है कि तुम आदिल मिर्ज़ा के बेटे को इलेक्शन में खड़ा करने की तैयारी कर रहे हो, और इसके अलावा माया को उसके साथ बिजनेस इस्टेब्लिश करके दे रहे हो। कहानी वही है, सिर्फ किरदार तब्दील हो गए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम अब भी मेरी इतनी खबर रखते हो। कभी अपने बेटे की भी खबर ले लिया करो। कहाँ है, किस हाल में है। तुम्हें मेरे बेटे की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है रियासत। ये अब मेरा और उसका आपस का मामला है। फिलहाल तो मैंने तुम्हें सिर्फ ये इतला देनी थी कि तुम्हारा बेटा एक घटिया से सरकारी अस्पताल में जख्मों से चूर पड़ा हुआ है। क्या? लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता चला? कहीं तुम्ही ने तो... हमेशा गलत नतीजे पर पहुंचते हो। उसी मोहल्ले के चंद गुंडों ने उसका ये हाल किया है। वो मेरा हल्का है, इसलिए हर खबर पर नजर रखनी पड़ती है मुझे। जाओ और जाकर अपने बेटे की खबर लो। और हाँ, एक बात की ताकीद उसे जरूर कर देना कि वो मोहल्ले और बस्ती की सियासत में टांग ना अड़ाए। मुझे पता चला है कि वो हमारे मुकाबले में उन गरीबों में से कोई उम्मीदवार खड़ा करवाना चाहता है। जाओ और उसे समझाओ कि सियासत बड़ी बेरहम चीज होती है, अपने पराये की तमीज नहीं करती। क्या बात है, इतने परेशान क्यों हैं आप? समीर का बस्ती में कुछ बदमाशों के साथ झगड़ा हुआ है और उन्होंने उसे मारा है। वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है जख्मी। क्या हो गया खुदा, पता नहीं क्या हो गया उसे। हाँ मॉम संभाले अपने आप को, समीर अब काफी बेहतर है। मैं गई थी उनसे मिलने। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? शेख कलीम और उनका पूरा खानदान सारे इलाके में अपनी शराफत और नेक नामी की वजह से तो जाने जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं उनकी शराफत का कायल हूँ और उनकी नेक नामी पे कोई शक नहीं कर रहा मैं। तो फिर तुमने ऐसी बात क्यों की? ठीक है अम्मा जान, किसी को पसंद करे इसमें कोई बुराई तो नहीं। हमारी ज़िंदगी के फैसले हम नहीं बल्कि तकदीर करती है। हमारी पसंद नापसंद इसमें कोई दखल नहीं। देखो बेटा, धानी अब तुम्हारी मंगेतर है
और तुम एक शक की बुनियाद पर कैसे कह सकते हो कि धानी भी उस लड़के को चाहती है? अब कोई लड़का धानी को चाहता हो और अपना घर बार छोड़कर उसके मोहल्ले में आ बैठे तो उस लड़की का क्या कसूर? मुझे खुशी है कि आप दोनों मेरे वालिदैन हैं, और मैंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि इस सारे मामले में धानी कसूरवार है। हाँ, अगर समीर से मैं ज़ाते खुद ना मिला होता तो शायद मैं उसको कसूरवार समझता, लेकिन यकीन माने कि इस सारे मामले में समीर की कोई ख़ता नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? देखें, हमारी मशरकी घरानों की लड़कियां अपने वालिदैन के पसंद के आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलती, सारी ज़िंदगी सर झुकाकर गुजार देती हैं। और समीर को भी मैंने इतना आला ज़र्फ़ समझा है और पाया है कि वो सारी उम्र धानी का नाम अपनी ज़ुबान पर नहीं लाएगा। तुम पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? साफ साफ बात क्यों नहीं करते? ठीक है, इससे पहले कि मैं आप लोगों से कुछ और कहूँ, मैं शगुफ्ता की ज़ुबानी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इतना कुछ हो गया और मुझे कोई खबर ही नहीं है। मेरा बच्चा वहाँ अस्पताल में पड़ा है और तुमने मुझसे ये बात छुपाई है। ये आपके उसी बेटे की ख्वाहिश थी कि इस घर में किसी को ये बात ना पता चले, क्योंकि उसके ख्याल में इस घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और क्या ये बात गलत है? समीर को इस घर से गए हुए 2 माह हो चुके हैं और किसी ने उससे मिलना तो दूर, बात करना गवारा नहीं किया। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, तुम सही कह रही हो, ये सब हमारी गलती है। लेकिन अल्लाह ना करे कभी वो वक्त आए कि तुम्हें अपने शौहर या बेटे में से किसी एक को अपनी मुकम्मल वफादारी साबित करने की ज़रूरत पेश आए। और ये भी सच है कि मेरी आंखें भी झूठे स्टेटस और झूठी अना की दीवार ने बंद कर रखी थी। लेकिन अब नहीं, प्लीज़ मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो, प्लीज़। आप नहीं चलेंगे डैड? मैं गया था उसके पास एक बार, कहा था उसे कि चले मेरे साथ वापस, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसे मिलो जाकर और उसे कहो कि मेरे घर के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं, लेकिन यहां वो तभी आ सकता है जब उस लड़की का भूत उसके सर से उतर चुका हो। बस। शगुफ्ता, तुम ये सही कह रही हो या तुम्हारी सहेली को कोई गलतफहमी हुई है? नहीं अब्बा, धानी के मोहल्ले में मेरी जितनी दोस्तें रहती हैं वो सब जानती हैं कि उस झगड़े की असल वजह क्या थी, और वो लड़का अपना घर बार सब छोड़कर उस मोहल्ले में क्यों वापस है। लेकिन अमजद बेटा, धानी तो तुम्हारी अपनी पसंद है और हमें कितने चाव और अरमान है उसे तुम्हारी दुल्हन बनाने के। देखिए अम्मा जान, मेरे हाथ भी वही जज्बात हैं, लेकिन धानी के मेरे लिए क्या जज्बात हैं, ये बात ज़्यादा अहम है। और मैं किसी नए रिश्ते की बुनियाद मजबूरी या एहतराम के ज़ेरे नज़र किए गए फैसले पर नहीं रखना चाहता। लेकिन हम धानी के घर वालों से क्या कहेंगे? ये कि हमें शक है कि धानी अमजद को नहीं किसी और को पसंद करती है और इसलिए हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। नहीं, हमारे माशरे में ये रिश्ता तोड़ने का लफ्ज़ तौहीन आमेज समझा जाता है। घर वालों को धानी की खुशी के बारे में खुद सोचना चाहिए। अमजद बेटा, तुमने हमें बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अब हर कदम एहतियात से और फूंक फूंक के उठाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो साहिब? अगर मेरे साथ घर नहीं जाओगे तो फिर कहाँ जाओगे? ये तो मुझे भी नहीं पता बापू, लेकिन मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका मोहल्ला छोड़ दूंगा। अब वादे का मान तो रखना पड़ेगा ना। अरे साहब, ये सारे वादे, सारे मान, सारे भरम तुम्हारे लिए ही क्यों? एक ऐसा सौदा है जिसमें सरासर घाटा तुम्हारा ही है, और जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो वो आराम से अपने घर में बैठी है।
हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। सौदेबाजी तो नहीं की बाबू प्यारे, प्यार किया है। प्यार में सौदेबाजी हराम है। साहब, आप जहां जाएंगे मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। अरे बाबू, क्या हुआ? तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? यार नाइला भाभी की कॉल आई थी, तुम्हारे रूहानी सुतर सेठ रियासत ने घर फोन करके सब बता दिया है। मेरा ख्याल है सब यहाँ पे आते ही होंगे अभी। क्या बात है राजा, जब से हम थाने से छूट कर आए हैं तो गुमसुम सा ही हो गया है। कुछ नहीं यार कामी, दिल कुछ मंदा सा हो गया। मामू ने तो बिल्कुल बातचीत बंद कर दी है मेरे साथ। अम्मा बेचारी भी नाराज नाराज रहती है यार। वो घर अब घर नहीं लगता। और दानिशानी भी चुप चुप सी रहती। लेकिन राजा, मैंने सुना है कि बहू समीर अब वापस नहीं आएगा। और इतनी मार खाने के बाद कोई पागल ही होगा जो वापस आएगा मरने के लिए। चोट सहना, दर्द बर्दाश्त करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। और नहीं मीते, नहीं, चोट और मार से भागने वाला नहीं है वो। उस दिन जब मैं उसे मार रहा था ना, तो उसने एक लम्हे के लिए मेरा हाथ पकड़ा था। मुझे तब ही पता चल गया था कि उसकी गिरफ्त बड़ी मजबूत है। अगर वो मारना चाहता ना तो मार सकता था आगे से मुझे, और उसने ऐसा नहीं किया। और वो थानेदार उस दिन सही कह रहा था। समीर ने हमारे खिलाफ रपट दर्ज ना करा के बहुत गहरी चोट लगाई है हमें। तो फिर राजा, वो यहाँ से इतनी आसानी से वापस क्यों जा रहा है? कमी यही बात तो मुझे एक बिच्छू की तरह डंग मारी जा रही है कि अब वो यहां से क्यों जा रहा है। बेटा, बेटा, ये क्या हालत बना ली है तुमने? अपनी माँ को भी गैर समझ लिया। तुमने क्यों ऐसा किया सैम? क्यों? इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा। मैं आप लोगों से नाराज नहीं था, नाराज तो आप लोग थे। मुझे खुशी है आप सबने अपनी नाराजगी खत्म कर दी। और ये आप किस हॉस्पिटल में पड़े हो यार? यहाँ तो आपको मजीद इन्फेक्शन हो जाएगा। लेट्स जस्ट कम विद अस प्लीज। नहीं ब्रो, मेरी बॉडी में अब इतनी इम्यूनिटी पैदा हो गई है कि आई कैन सर्वाइव एनीवेयर। नो, मैं अब यहाँ तुम्हें एक मिनट भी नहीं रहने दूंगी। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ अपने घर चलोगे? मैं वहीं पर बड़े से बड़े डॉक्टर और बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट को बुला लूंगी। कम ऑन। डैड कहाँ है? हाँ, वो आ रहे थे, ही वॉज कमिंग, लेकिन एकदम कोई ज़रूरी फ़ोन आ गया। तो तुम घर चलो और वहीं उनसे मुलाकात हो जाएगी। नहीं माम, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो घर आपका नहीं, डैड की मलकियत है, और मालिक की इजाजत के बगैर आप किसी मेहमान को कैसे इनवाइट कर सकती हैं? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन मालिक? कौन सा मेहमान? क्या आप लोगों को इतना भी यकीन है कि वो घर आपका है, या तनवीर का, या भाभी का? क्या आप तीनों में से कोई भी डैड से इख्तलाफ करने के बाद उस घर में रह सकता है?
ये समीर, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये वक्त हर किस पे इन बातों का नहीं है। तीनों की खामोशी ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया। मुझे आप लोगों से कोई गिला नहीं है, ना ही डैड से। ऐसे भी मालिक को इख्तियार होता है कि वो अपनी मलकियत पर अपनी मर्जी राइज करे। बेटा, वो कोई गैर नहीं है, तुम्हारे डैड है। क्या एक बाप को इतना भी इख्तियार नहीं कि वो अपने बेटे का भला बुरा सोच सके? हक है उन्हें, बिल्कुल हक है, लेकिन ये हक हरगिज नहीं कि किसी बेगुनाह पर तोहमत लगाकर उसे मुल्जिम बना दे। जिस दिन डैड शेख साहब से अपनी गलती की माफी मांगेंगे, उसी दिन मैं खुद डैड से आकर माफी मांगूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन जब तक ऐसा हो नहीं जाता, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे मेरी जिंदगी खुद जीने दें। What? Are you trying to say कि मैं तुम्हारे लाडले के लिए उन 2 टके के लोगों के मुंह लगूं जाके, उनके पांव पकड़ूं, माफी मांगूं उनसे? How could you even think like that? रेहान, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि आप उनसे माफी मांगे या खुदा न खास्ता उनके पैर पकड़े, लेकिन देखें, बात एक छोटी सी माजरत की है। देखें, साफ सी बात है, उनकी बेटी हमारे बेटे की वजह से बदनाम हुई है और समीर इस बात को खुद मानता है, अपनी गलती मानता है। तो हम अगर ये बात तस्लीम कर लेंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी। और रेहान, हम ये किसी और के लिए नहीं कर रहे, हम अपने बेटे को वापस लाने के लिए ये कर रहे हैं। Oh, come on, please don't tell me all that. हद हो गई है तुम्हारे वाली। कल को तुम्हारा लाडला कहेगा, तुम्हें ब्लैकमेल करेगा कि इस लड़की के लिए मेरा रिश्ता लेने जाओ, तो फिर मैं जाऊंगा उनके पास, फिर उनके पैरों में गिरूंगा जाके। हद हो गई है, अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर। और एक बात और सुन लो, अपने बेटे को समझा दो जाके, उसने इस घर में आना है, आए, नो प्रॉब्लम। उसने माया से शादी नहीं करनी, ना करे, आई डोंट केयर, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना तुम्हें, आई एम टेलिंग यू। ओ नलायक राजा, तो बाहर देखो कौन है। हम वो फरमान अली साहब और अमजद आए हैं। फरमान अली साहब और अमजद इतनी सुबह सुबह? अल्लाह खैर करे। अच्छा ठीक है, तुम उनको बिठाओ बैठक में। हाँ जी, मैं आता हूं। क्या क्या कह रहे हैं आप? मेरी मासूम बच्ची पर इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग? आप तहम्मुल से हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए शेख साहब, हम खुदा ना खास्ता आप पे इल्जाम लगाने नहीं आए। ये तहम्मुल ही तो है कि यहां तक बात सुन ली मैंने आपकी। और फरमान अली, तुम्हारी भी एक बच्ची है, तुम भी एक बेटी के बाप, फिर ऐसी बात करते हुए जुबान क्यों नहीं जल गई तुम्हारी? एक बच्ची का बाप हूं, इसीलिए आपसे ये बात करने की जुर्रत पैदा हुई। बेटियां सबकी सांझी होती हैं शेख साहब, मेरी भी एक बेटी है जिसकी खुशी के लिए हम मेरी बेटी की खुशी किस बात में है, ये मैं तुम लोगों से ज्यादा बेहतर जानता हूं। और अमजद मियां, तुमसे तो मुझे बहुत तवक्कुआत वाबस्ता थी, तुम भी ऐसा सोचते? यही सोच है तुम दोनों बाप बेटे की? मेरे लिए आप और आपका घराना बहुत मोहतरम थे, और यकीन मानिए हमेशा मोहतरम ही रहेंगे। मैंने उस रोज भी आपसे अर्ज की थी कि मैं समीर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कभी
धानी को बदनाम करने का सोच। उस लोफर का नाम इस घर में लेना मना है। जानता था मैं वो जहरीला नाग ऐन वक्त पर वार करेगा। उसने वार कर ही दिया। ये तो उसी दिन तय हो गया था, उसी दिन तय हो गया था जिस दिन वो तुम्हारे दफ्तर में इस मकसद के लिए नौकरी करने गया था। शेख साहब, आप गलत समझ रहे हैं। समीर ने इस मामले में मुझसे कभी कोई बात नहीं की। उसने तो आपकी शनाख्त जाहिर करने से भी इनकार कर दिया था और अगले रोज ही नौकरी से इस्तीफा देकर चल दिया। खूब जानता हूं मैं उसका मंसूबा क्या था। बहरहाल अब बात यहां तक पहुंच गई है तो फिर ये भी बता दो कि अब तुम चाहते क्या हो? मैं धानी की खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहता। कभी कभार हमारी खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला घोट कर अपने अंदर ही कहीं दूर दफना देते हैं। और हमें खबर तक नहीं होती। और शायद धानी भी यही। मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी की खुशी को ज्यादा बेहतर समझता हूं। बहरहाल ऐसी बातें करके बार बार मेरी बेटी पर इल्जाम मत लगाओ। ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है शेख साहब। आप ठंडे दिमाग से हमारी बात पे गौर कर लीजिए 1-2 दिन, उसके बाद आप जो हुक्म करेंगे हम हाजिर हैं। आखिरी फैसला आप ही का होगा। ये अच्छा तरीका अपनाया फरमान अली। किसी के घर में घुसकर उसी पर इल्जाम लगाकर उसकी बेइज्जती करने के बाद फैसला भी उसी पर छोड़ रहे हो। बात को मगर याद रखो, मेरी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं है। ये इस तरह बात को घुमा फिरा कर करने की बजाय अगर सीधा मुझसे आकर मुद्दा बयान करते तो ज्यादा अच्छा होता। मेरा ख्याल है आप लोगों को देर हो रही होगी। मुझे भी दुकान पर जाना। आने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपकी इज्जत का सवाल ना होता और इस घराने की इज्जत की अहमियत ना होती तो यूं खुद आकर इस बंद कमरे में बैठकर आपसे बात ना कर रहा होता, बल्कि जमन बुआ के हाथ मंगनी की अंगूठी भिजवा देता। यकीन मानिए, धानी मेरे लिए आज भी उतनी ही मोहतरम है जितनी कि पहले रोज थी। धानी मेरे लिए पहली और आखिरी खुशी है, लेकिन शायद मैं उसकी खुशी कभी ना बन सकूं। सबूत के तौर पर आप उससे सिर्फ एक सवाल कर सकते हैं
कि जिस रोज समीर का राजा से वो खूनी झगड़ा हुआ था, क्या उस रोज धानी समीर से मिलने मज़ार पे गई थी या नहीं? अगर धानी का जवाब इनकार में हुआ तो अगले ही लम्हे मैं आपके पाँव में गिरकर न सिर्फ माफी मांगूंगा बल्कि अगले ही हफ्ते धानी की बारात लेकर आपकी चौखट पर सवाली बन खड़ा हूंगा। मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि मेरे लिए आपकी और इस घराने की इज्जत से बढ़कर और कुछ भी नहीं। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। धानी समीर से मिलने मज़ार पे गई थी या नहीं? धानी, जी अब्बा। जिस दिन राजा का उस लड़के के साथ झगड़ा हुआ था उस दिन तुम मजार पर गई थी। बोलती क्यों नहीं? तुम उसे मिली थी या नहीं? वो सच सच बताओ मुझे, तुम मिली थी या नहीं? जी लेकिन क्या करते हो वीर जी? मार डालोगे लड़की को क्या? जवान लड़की पर हाथ नहीं उठाते। ये मर ही जाती तो अच्छा था। सब कुछ खाक हो गया। हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया इसने। आज इसे मैं खुद अपने हाथों से मार डालूंगा। खसकम जहां पाप। नहीं नहीं वीर जी, हट जाओ। क्या हो हट गया? जाओ। होश करो वीर जी, जवान बच्ची पर हाथ नहीं उठाते। यह आप ही की ढील थी जिसकी वजह से ये गली मोहल्ले में हमारी इज्जत को उछालती फिरती है। अफसोस आपसे इन दो लड़कियों की तरबियत भी ढंग से ना हो सकी। मुझे पता तो चले आखिर हुआ क्या है। कालक पोत दी है इसने। इसके ससुराल वाले आए थे। इसकी सारी करतूतों का पता चल गया है उन्हें। समझो रिश्ता तोड़ दिया। अब ऐसा करें, जहर की पुड़िया ला दें ताकि वो फांक कर मैं मौत की नींद सो जाऊं तो अच्छा है।
अब्बा मेरा यकीन करें, मैं सिर्फ ये कहने गई थी कि वो यहाँ से चला जाए और कुछ नहीं। या मेरे यूं पल पल खुट खुट कर मरने के लिए छोड़ दिया मुझे। मौत क्यों ना दे दी मुझे ये सब कुछ सुनने और देखने से पहले मौत क्यों ना दे दी मुझे। डॉक्टर साहब, समीर पाव 100% कब तक ठीक हो जाएंगे? 1 हफ्ता हो गया है। 100% तो आप भी ठीक नहीं निकलेंगे अगर आपके सारे टेस्ट करवाए जाएं। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं तो चंगा भला हूँ, 12-15 लस्सी के पेड़ों वाले गिलास में पी जाता हूँ और फिर ऊपर से 150 दंड बैठक भी लगा लेता हूँ। गुड। सिर्फ लस्सी पीना ज़रूरी नहीं है, वर्जिश पर और तवज्जो दें। रही बात समीर की, समीर को अभी इधर ही ठहरना है क्योंकि चंद टेस्ट अभी बाकी हैं। डॉक्टर साहब, आप तसल्ली से छोटे साहब का इलाज कीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। बस पहलवान जी जो हैं इनको हर काम में जल्दी रहती है। माशाल्लाह अब समीर पहले से काफ़ी बेहतर है, आप इत्मीनान रखिएगा। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं अब आ गया हूँ इस माहौल से। अब पता नहीं डॉक्टर और कितने टेस्ट करवाना चाहते हैं। बाबू बोतल ने कभी पते की बात तो की नहीं, लेकिन ये बात इसकी सच है कि जितने आपको जख्म लगे हैं उनको भरने में टाइम तो लगेगा ना कि लगता है। खुशी की बात यह है कि मोहल्ले के लोगों ने छोटे साहब आपकी कही भी बात पे अमल कर लिया है और अपने ही मोहल्ले से इलेक्शन के लिए बंदा मुंतखब कर लिया है। पहले तो शेख साहब के नाम पे सब मुत्तफिक थे, लेकिन उनकी मसरूफियत की वजह से अपने जो पुराने काउंसलर साहब हैं मलिक साहब, उनको खड़ा किया इलेक्शन के लिए। ये तो वाकई बहुत खुशी की खबर है। मलिक रमज़ान साहब को सियासत का तजुर्बा भी है और वो इलेक्शन के दौ पेच भी खूब समझते हैं। ठीक है, कल जाकर हम उनके कागजात जमा करा देंगे, कल आखिरी तारीख है। लेकिन पूरे मोहल्ले को ये फिक्र लगी है कि इलेक्शन का खर्चा पूरा कैसे होगा। अरे खर्चे की फिक्र ना करें आप पहलवान जी, हम चंदा इकट्ठा करेंगे, जिसके बाद जितना होगा वो दे देगा। कल को हमारे मोहल्ले की तरक्की होनी है, हमारे मोहल्ले पे खर्च होंगे वो पैसे। ये इस मोहल्ले का ठीक सिमत में पहला कदम है। अब देखिएगा हर फैसला ठीक ही होगा इंशाअल्लाह। ये सब ठीक नहीं हो रहा। मैं तुम लोगों पर अपना पैसा इसलिए नहीं बहाता कि तुम मुझे ये मनहूस खबरें ला कर दो। वो बहुत चालाक लड़का है सर जी, सारी बस्ती धीरे धीरे उसकी तरफदार और हमनवा बनती जा रही है। ऐसा क्या हो गया अंकल, आप सब लोग इस कदर परेशान क्यों हैं? जिस हल्के से मैंने तुम्हें इलेक्शन के लिए टिकट दिलाया है, वहां समीर के बहकावे में आकर बस्ती वालों ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। सो व्हाट, करने दे मुकाबला, जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे जीतेगा तो वही। इट्स देयर डिसीजन। ओहो फरुख बेटा, तुम सियासत की बारीकियों को नहीं समझते हो। पहले से ही अपोजिशन वहां से इलेक्शन लड़ रही है और उसी हल्के से हमारे सारे वोट है जहां ये नया उम्मीदवार खड़ा हुआ। अब हमारे सारे वोट तो डिवाइड हो जाएंगे ना, और फायदा उठा जाएगी अपोजिशन। बहुत मुश्किल में डाल दिया हमें इस रेहान के बेटे ने। ठीक है, तुम जाओ और याद रखो, बस्ती वालों का इस नए उम्मीदवार पर इत्तेफाक नहीं होना चाहिए। मुझे पल पल की खबर चाहिए। ठीक है सर। आखिर आप सब लोग इस कदर खौफजदा क्यों हैं? इलेक्शन में हार जीत तो होती रहती है। आखिर वो अकेला कर ही क्या सकता है, जबकि यहां उसके मुकाबले में आप सब लोग मुत्तहिद हैं। समीर और उसका बाप हमसे अपनी हार का बदला ले रहे हैं और ये सब दोनों बाप बेटा की मिली भगत है। मुझे तो लगता है कि ये रेहान की सोची समझी स्कीम है कि उसने उसे हमदर्द बनाकर वहां पे भेजा है और वो वहां बैठकर हमारी जड़ें काट रहा है।
मैं इस बाप बेटे दोनों को देख लूंगा। सनी, हे हाउ आर यू? आई एम गुड माया, हाउ आर यू यार? कहाँ गायब हो तुम? माना है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मुझसे नाराज है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम अपनी दोस्त को ही भूल जाओ। आखिर हमें भी दोस्ती का गहरा रिश्ता था ना। बहुत बुरे हो तुम। यार बिलीव मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम्हें पता है ना, समीरी सारी गैदरिंग अरेंज करता था। अब वो नहीं तो मैं घर पे बोर ही रहता हूँ। हाँ ये तो है, वो सब कुछ समीर के ही दम से था। और तुम सुनाओ, व्हाट्स अप? सब कुछ वैसा ही है, या यूँ कह लो कि कुछ भी वैसा नहीं है। कभी कभी बहुत ज़्यादा तब्दीली हमें वहीं लाकर खड़े कर देती है जहाँ से हमने तब्दीली का सफ़र शुरू किया था। या ट्रू। और तुम सुनाओ, हाउ सैम? सैम काफ़ी बेहतर है पहले से, जल्दी रिकवर कर रहा है। रिकवर कर रहा है? क्या हुआ उसको? हाँ कुछ नहीं यार, उस मोहल्ले के लड़कों से उसका झगड़ा हो गया था, बस कुछ ज़्यादा चोटें आई हैं, जल्दी रिकवर कर रहा है अब। सैम भी ना, मैं तुम्हारे साथ देखने चल सकती हूँ उसको? कहाँ है वो? हॉस्पिटल में है, मगर तुम्हारा वहाँ पर जाना मुनासिब नहीं होगा। मैं तुम्हारा मैसेज दे दूंगा उसको। ओके आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरी तरफ से ज़रूर पूछना सैम को। आई विश कि मैं तुम्हारे साथ देखने चल सकती हूँ उसको। डोंट वरी, मैं तुम्हें समीर से बहुत जल्द मिलवाऊंगा। समीर काफ़ी बेहतर है अब। चलो मैं चलता हूँ, फिर मिलते जल्दी। ठीक है, ओके, सी या। बाय। सैम, कब तक खुद को इस एक मोहब्बत की सज़ा देते रहोगे? वो भद्दर दिल लोग कभी तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।